दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्पेस टॉक में आपका स्वागत है। आज हम यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्टीरियस फैक्ट को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज से हम ब्लैक होल सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये उसका पहला पार्ट है। इसके आगे 3 या 4 पार्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो बाकी लोगों से शेयर करें, क्योंकि हम बिलीव करते हैं नॉलेज शेयरिंग इज़ नॉलेज गेनिंग। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी लेके आएँ। मैं हूं ऋषभ, आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जहां पे कोई भी यूनिवर्सल लॉ, कोई भी फिजिक्स के लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होते। क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसा जगह है हमारे यूनिवर्स में जहाँ पे टाइम का कोई भी कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। वहाँ पे टाइम एकदम फ्रीज हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि ब्लैक होल का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। इवन जो लाइट है वो भी ब्लैक होल के आर या पार पास नहीं हो पाती और एक टेल बना लेती है, जिसे हम इवेंट हॉराइजन भी कहते हैं। ब्लैक होल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले किया है इंसानी जगत में, वो है प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ ब्लैक होल के ऊपर शोध करते हुए निकाल डाला। आपने उनकी बुक, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी होगी, जो कि थियोरी ऑफ एवरीथिंग है, और भी जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, उसमें उन्होंने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी बात जिक्र किया है। आपने देखा होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें जब उन्होंने स्पेस और टाइम को डिफाइन किया था तो उसमें ब्लैक होल का जिक्र हुआ था। और जब ब्लैक होल का हमारा पहला इमेज आया 2018 में 10 अप्रैल को, तो तब उन्होंने सारी जो इंसानी जगत है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी प्रेस किया अल्बर्ट आइंस्टाइन को। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो उनका थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है वो धीरे धीरे सच हो रहा है हमारे सामने, क्योंकि हमारे सामने ब्लैक होल के काफ़ी रहस्य निकल के आ रहे हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि स्पेस और टाइम होता क्या है। ठीक है, तो स्पेस आप जानते हैं, और टाइम असल में क्या होता है। सपोज अगर मैं अर्थ का एग्जांपल ले लूँ, तो अर्थ जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो जो अपना होस्ट स्टार, जैसे हमारा जो सन है, तो जो सन की जो परिक्रमा करता है, हमारा जो अर्थ जो पूरी परिक्रमा करता है वो, और 360 डिग्री घूम के, तो जब पूरे जो 365 डेज़ में जब उसका पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, तो उसको हम लोग टाइम से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, जो एक सपोज एक जैसे हमारा स्टार है, जैसा हमारा सन है, सन जो है वो एक हेवी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सन एक हेवी ऑब्जेक्ट है। अगर जो हमारा हेवी ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ है, और जो अर्थ का जो मास है वो एज़ कम्पेयर टू सन वो कम है, तो इसीलिए अर्थ है जो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण अर्थ उसका चक्कर लगाता है, जो रोटेशनल एक्सिस है उस पर उसका परिक्रमा करता है। ठीक है, तो हमको जो स्पेस और टाइम है, तो हमको जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो उसमें उन्होंने यही एग्जांपल दिया था कि असल में स्पेस क्या होता है। उन्होंने बोला ये स्पेस एक चादर की तरह होता है। ठीक है, अब सपोज अगर आपने एक बॉल ले लिया, अगर आपने एक फुटबॉल ले लिया और आपने एक चादर को दोनों तरफ पकड़ा, अगर आपने एक फुटबॉल चादर के ऊपर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो चादर बेंड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फुटबॉल का मास ज़्यादा है। अगर आप टेनिस बॉल डालो या आप कोई भी और बॉल डाल दो, तो वो उतना डीप नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो कम होता है। और क्या होगा, अगर आप फुटबॉल को बीच में डाल दो, चादर के बीच में, और अगर आप टेनिस बॉल भी डाल दो, तो टेनिस बॉल है वो उसके आसपास घूमेगा। क्यों? क्योंकि फुटबॉल का जो मास है वो ज़्यादा है। तो असल में हमारे स्पेस में भी यही होता है। जैसे हमारा जो सन है, सन का जो हमारा सन है, उसका जो मास है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, इसीलिए जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है सन के अराउंड, तो उसको हम लोग टाइम से डिफाइन करते हैं कि उसने इतने वक्त में अपना साइकिल पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो स्पीड है वो इम्पॉर्टेंट रहता है टाइम के लिए। जिस चीज़ का स्पीड ज़्यादा रहता है उसके लिए टाइम बहुत कम बीतता है, और बहुत धीरे बीतता है उसके लिए टाइम। और जिस चीज़ का जो स्पीड कम होता है उसके लिए टाइम ज़्यादा रहता है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, आप खुद आँख बंद करो और इमेजिन करो कि सपोज अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो। ठीक है, अगर एक ट्रेन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप ट्रेन से दूर खड़े हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ट्रेन अगर वहाँ से जा रही है, तो आपको क्या लगेगा अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 थंडर लाइटनिंग शॉट हो रहे हैं, मतलब बिजली कड़क रही है, एक इस साइड कड़क रही है और एक से इस साइड कड़क रही है। अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ट्रेन जा रही है वहाँ से और यहाँ बिजली कड़क रही है, यहाँ बिजली कड़क रही है, तो आपको क्या लगेगा, आपको जो दोनों बिजली है वो सही टाइम पे, सेम टाइम पे आपको दिखाई देगी। एक यहाँ से कड़क रही है, एक यहाँ से कड़क रही है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेन के सामने खड़े हो, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है आप वहाँ पे खड़े हो। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, जो कि ट्रेन, अगर सपोज एक ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर ट्रेन कोई पास हो रही है, अगर आप उसमें खड़े हो,
तो आपके लिए जो दोनों बिजली कड़केगी वो सेम टाइम पे नहीं होगा। आपको एक बिजली यहाँ सुनाई देगी और एक यहाँ सुनाई देगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ट्रेन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है। सिमिलरली ऐसे ही होता है। अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से अगर आप कोई स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए वक्त थम जाएगा एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग। जो आपकी जो वक्त है वो बहुत ही धीमा बीतेगा। और जो धरती पे जो लोग हैं उनका जो वक्त है वो काफ़ी तेज़ी से बीतेगा। आपके लिए भले 5 मिनट हुआ होगा बट उनके लिए हो सकता है कि वो 4 साल या 5 साल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। दोस्तों, ब्लैक होल 3 टाइप के होते हैं। एक स्टेलर ब्लैक होल होता है, एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल होता है और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं वो सिर्फ 3 सोलर मास के होते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया, जो इनिशियल स्टेज के जो ब्लैक होल होते हैं वो सिर्फ 3 सोलर मास के होते हैं और उनको कोई भी इवेंट हॉराइजन या एक्रीशन डिस्क नहीं रहता है। जो इंटरमीडिएट ब्लैक होल होते हैं वो आसपास के जो स्टार्स हैं और जो सन्स है उनको कोलाइड करके बनते हैं, उनसे उनको अपनी तरफ खींचते हैं और उससे अपना जो मास है वो बढ़ाते हैं। उसी को हम इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहते हैं। वो एक नेक्स्ट स्टेज रहता है कोई भी ब्लैक होल का। पहले जो स्टेलर मास होता है वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है और जो इंटरमीडिएट है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। तो जो इंटरमीडिएट ब्लैक होल होता है वो उनके अंदर जो वो धीरे धीरे इवेंट हॉराइजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जो आसपास से जो गैस खींचते हैं, जो स्टार्स को खींचते हैं, उससे वो इवेंट हॉराइजन बनता है जिसको हम लोग नो पॉइंट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। और जब वो धीरे धीरे जब वो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है तो उसमें एक एक्रीशन डिस्क क्रिएट होता है, इवेंट हॉराइजन क्रिएट होता है। और जनरली जो है जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो हमारे गैलेक्सी के बीच में पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहाँ पे स्पेस और टाइम सिंगुलर होता है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारी फिजिक्स के लॉ फेल हो जाते हैं, जहाँ पे हमारा सारा जो विज्ञान है वो जो लॉज हैं वो एकदम फेल हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ वो एक ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पर जो वक्त है वो एकदम थम जाता है, क्योंकि उसका ग्रेविटी इतना एक्सट्रीम होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो जो वहाँ पे वक्त है वो एकदम फ्रीज हो जाता है, यानी कि एकदम स्टॉप हो जाता है। तो सिंगुलैरिटी वो एक ऐसा पॉइंट है कि जो ब्लैक होल का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसको हम लोग सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो वो इवेंट हॉराइजन के आगे ही होता है। जो सेंटर ऑफ मास होता है ब्लैक होल का वो इवेंट हॉराइजन के आगे ही होता है, क्योंकि इवेंट हॉराइजन भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग नो पॉइंट ऑफ रिटर्न कहते हैं, जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। दोस्तों, एक्रीशन डिस्क एक ऐसा डिस्क होता है जिसको हम लोग जो ब्लैक होल, जैसे मैं आपको पहले बताया, जो इंटरमीडिएट ब्लैक होल होते हैं या जो ब्लैक होल जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं, यानी कि जो मिडल स्टेज होता है और जो लास्ट स्टेज होता है, उनको एक्रीशन डिस्क क्रिएट होता है। एक्रीशन डिस्क यानी क्या होता है कि जो ब्लैक होल के बाहर एक बहुत लंबा सा डिस्क क्रिएट होता है और जो डिस्क होता है वो सिर्फ गैस से भरा हुआ होता है। जो ब्लैक होल जब अपने इनिशियल स्टेज पे रहता है, यानी कि जो स्टेलर ब्लैक होल होता है, वो जनरली क्या करता है कि अपने आसपास के जो जितने भी गैस है उनको खींचता है, या जो उनके आसपास जो जितने स्टार होंगे, जो उनके पास जितने स्टार्स होते हैं, वो जो सन होते हैं उनको वो खींचता है। तो उससे क्या होता है, जो गैसेस वो खींचता है तो उससे वो एक बहुत बड़ा टेल क्रिएट होता है जिसको हम लोग एक्रीशन डिस्क भी कहते हैं। और जो इवेंट हॉराइजन होता है, जो इवेंट हॉराइजन वो ब्लैक होल के आजू बाजू क्रिएट होता है, यानी जो लाइट खींचता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे लाइट भी क्रॉस नहीं हो सकती, तो वो अपने लाइट को भी खींचता है। और जो लाइट है, गैसेस हो गए, वो एक बहुत बड़ा आकार बनाते हैं ब्लैक होल के आजू बाजू, जिसे हम इवेंट हॉराइजन कहते हैं। अब आप मुझे भी पूछोगे कि हम ब्लैक होल को मेज़र कैसे करते हैं, आखिर हमें पता कैसे चलता है कि वहाँ पे ब्लैक होल है एक पॉइंट पे, ठीक है। ये आपके सवाल, आपके खून में बहुत ही सवाल ये उठता होगा कि आखिर कैसे हम लोग ब्लैक होल के बारे में मालूम पड़ता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लैक है और स्पेस में ब्लैक चीज़ हमें कैसे दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। तो आपने सुना होगा एंड्रिया गेस, जो कि एक बहुत बड़ी फिजिसिस्ट है और जिनको अभी 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि उन्होंने हमारे जो मिल्की वे उसके सेंटर में एक ब्लैक होल सिर्फ सैजिटेरियस ए का खोज किया था, तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आखिर उन्हें कैसे पता लगा कि वहाँ पे ब्लैक होल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये होता है, अब जो ब्लैक होल बड़ा, एक ब्लैक होल को बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 3 सोलर मास चाहिए। अभी सोलर मास क्या होता है? सोलर मास यानी कि हमारे सन से कितना बड़ा है वो। अगर मैं 3 सोलर मास की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसमें 3 सन, जो हमारे 3 सन है वो अब उसमें उसके अंदर समा सकते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम ब्लैक होल होता है, सबसे छोटा ब्लैक होल, वो 3 सोलर मास का होता है, ठीक है। और जो हमारे सेंटर में जो मिल्की वे में जो ब्लैक होल जो खोज किया एंड्रिया गेस ने, वो असल में 15 सोलर मास के बराबर है। उसके अंदर 15 सूरज समा सकते हैं, या 15 अरब सूरज समा सकते हैं। तो हाँ, तो 15 बिलियन सूरज वहाँ पर समा सकते हैं उसके अंदर। तो यह आखिर ब्लैक होल की खोज होती कैसी है, तो आज हम इस बारे में जानेंगे।
तो ब्लैक होल की खोज होती कैसी है? सपोज़ अगर जैसे हमारा जो एंटीनास लगे हैं, नासा ने दुनिया के हर एक कोने पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग 4 जगह पूरी दुनिया के हर एक कोने के 4 जगह पे अपना जो स्ट्रॉन्ग एंटीनास लगाएँ। तो असल में क्या होता है, जो एंटीनास हैं उनको एक डायरेक्शन में करके एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे मैं आपको पहले बताया कि आप सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो, आप एक ट्रेन को इमेजिन कर रहे हो, ठीक है? ट्रेन यहाँ से जा रही है और 2 इवेंट यहाँ पे हो रहा है। तो आप जो असल में जो आपका जो पोजीशन है जहाँ पे आप खड़े हो, वो एक है सेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो असल में ऐसे ही होता है कि सपोज़ अगर जैसे यहाँ पे मैंने एक एंटीना लगा दिया, एक वहाँ पे लगा दिया, एक वहाँ लगा दिया और एक वहाँ लगा दिया, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो उसके जो डायरेक्शन होता है एंटीना का, वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे करते हैं। और उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप ब्लैक होल देखे होगे, आपने अगर ब्लैक होल का आपने असली पिक्चर देखा होगा, तो उससे क्या होता है कि उसके जो सामने जो एक इवेंट हॉराइजन क्रिएट होता है ब्लैक होल का, ठीक है? तो हमें उससे अक्सर उससे भी मालूम पड़ता है कि अगर ब्लैक होल है, तो क्या अगर वो ब्लैक होल बड़ा होगा तो उसमें इवेंट हॉराइजन क्रिएट होता है और वो हमें उसका कलर दिखता है, ठीक है? क्योंकि वो गैसेस का बना होता है और जो स्पेस में जो धूल होती है उसका बना होता है वो, और जो लाइट पास होती है उसके अंदर, जो लाइट को खींचता है, उससे वो इवेंट हॉराइजन बनता है। असल में हमारे ब्लैक होल से हमारी खोज कैसी होती है? एंटीना के ज़रिए। तो जो ब्लैक होल से जो रेडिएशंस, जो टेल निकलती है उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसको हम लोग हॉकिंग रेडिएशंस बोलते हैं। तो जब वो हम लोग एंटीनास लगाते हैं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो जो उससे हॉकिंग रेडिएशंस निकलती है, उससे वो इतनी भारी पैमाने पे उससे एक्सरे निकलते हैं, ओके? उसे जो एक्सेस सिग्नल होते हैं वो उससे निकलते हैं, और जो हमारा जो असली में जो एंटीना होता है वो उसको कैच करता है, और उसको इतना स्ट्रॉन्ग रेज होती है वो कि उसको डिकोड करके फिर हमारे पास जो पिक्चर आती है, तब हमें असल में मालूम पड़ता है कि वहाँ पे एक ब्लैक होल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 1 जो ब्लैक होल के ऊपर बनाया था वो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपना फीडबैक हमारी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ताकि हम जल्दी से जल्दी पार्ट 2 लेके आएँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।